सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर के कुछ यहाँ पर सवाल और उनके जवाब के साथ हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहने वाले। तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष पूछा गया था। तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना का जो वर्ष है 1767 है। और आपको मुझे बताना है कि सर्वे ऑफ इंडिया अभी कहाँ पर है, उत्तराखंड में कहाँ पर है, और उत्तराखंड में ये कब लेके आया गया। और सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो होती है पहले कोलकाता में होती है 1767 में, लेकिन अभी आपको कमेंट में बताना है सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना तो हो गई, लेकिन अभी ये उत्तराखंड के किस राज्य में और उत्तराखंड के उस राज्य में कब लेके आया गया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। उसके बाद अगला जो प्रश्न था 1790 के दशक की जो शुरुआत होती है, तो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं पर हमला किया था। ये बिल्कुल सही है। तो गोरखा सेनापति जो था अमर सिंह थापा, उसने 1790 के दशक में क्या करा था, कुमाऊं पर हमला किया था। तो अगला जो प्रश्न यहाँ पे था 1857 के विद्रोह से था, तो जिसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है। तो विभिन्न स्थानों पर नेतृत्व किनके द्वारा हुआ था। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे और एक ऑप्शन वहाँ पर गलत था, तो गलत का हमें चयन करना था। तो कानपुर से नाना साहब ने क्या किया था, यहाँ पर विद्रोह किया था। तो ये यहाँ पर उनका नेतृत्व किया था। तो कानपुर से नाना साहब, ये बिल्कुल सही है। इलाहाबाद से लियाकत अली, तो ये भी बिल्कुल सही है। और बरेली से खान बहादुर खान, तो ये भी बिल्कुल सही है कि बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने, कानपुर से नाना साहब ने किया था, लेकिन मेरठ में देवी सिंह ने नेतृत्व नहीं किया था। तो यहाँ पर एक गलत ऑप्शन होना था। तो मेरठ में देवी सिंह ने नेतृत्व नहीं किया था। तो मेरठ में किसने नेतृत्व किया था, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब होती है। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना जो होती है 1870 में होती है। ये बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद जो ये है हैप्पी क्लब की स्थापना, तो हैप्पी क्लब की स्थापना कौन करता है। तो गोविंद वल्लभ पंत हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं। तो जो वल्लभ पंत जी है हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में करते हैं। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में होती है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कई बार रिपीट वाले क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है जिसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आता है, 1909 में आता है। और इसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आता है, 1909 में आता है। और पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, किस अधिनियम में की गई थी ये जो अधिनियम आया था पार्लियामेंट सुधार 1909 में, वहाँ पर। बाकी कुमाऊं परिषद का गठन, ये तो सबको पता है, कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था। और अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद साप्ताहिक शक्ति की शुरुआत कब होती है। तो अल्मोड़ा अखबार जब बंद हो जाता है तो साप्ताहिक शक्ति की शुरुआत 1918 में होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1918 में साप्ताहिक शक्ति की शुरुआत होती है अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाने के बाद। 1935 में क्या होता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, जिसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। और भारतीय संविधान का लगभग 70% भाग इसी से लिया गया है। किससे लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935। और ये कब आता है, सन 1935। तो इसके तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, भारत शासन अधिनियम 1935। और भारतीय संविधान का 70% भाग इसी से लिया गया। बाकी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, जिसके तहत वायसराय पद समाप्त कर दिया जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब आता है तो उसके तहत वायसराय का जो पद था वो समाप्त कर दिया जाता है। ये 1947 की घटना है। बाकी देहरादून का जो घंटाघर है उसका उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था, और 1953 में इन्होंने किया था। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जो घंटाघर है देहरादून का, लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। कब किया था, 1953 में। उसके बाद भाषाई के आधार पर भारत का जो पहला राज्य है, भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश बना। और ये कब बना था, 1956 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विशेष ध्यान में आपको रखना है कि भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना। भाषाई आधार पर जो राज्य बना था भारत का पहला, वो आंध्र प्रदेश बना था। और कब बना था, 1956 में ये बना था। और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की जो स्थापना होती है वो 1961 में होती है। और सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1967 में होती है। स्रोत में दो अलग अलग यहाँ पे स्थापना वर्ष बताए गए थे, 1967 और 1767। लेकिन जो यहाँ पर इसका सही जवाब है वो शायद अभी हमने देखा था सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, तो वो 1767 में था। हाँ सर, जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो 1767 में इसका सही जवाब होना था। और अभी ये उत्तराखंड के किस राज्य में, ये तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। बाकी 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो ये जो 1967 है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो 1767 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोलकाता में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और उत्तराखंड में भी किस राज्य में और कब लेके आया गया था, किस सन में लेके आया गया था, ये आपको कमेंट में बताना है। और 52वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था ये 1985 में किया गया था, जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग। 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया 1985 में।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था। 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। फिर ये लागू हुआ था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है मनरेगा कब लागू हुआ था? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में ये लागू हुआ था। और उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को। और उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? तो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया था ये 13 मई 2013 में आया था। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उत्तराखंड मानवाधिकार जो आयोग है ये अस्तित्व में आया था 13 मई 2013 को। बाकी उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब किया गया? ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का गठन 2017 में किया गया। और मुख्यालय कहाँ है आपको ये कमेंट में बताना है। और जोशीमठ भूदशाओं के कारण खबरों में रहा, ये कब रहा था? 2023 के आसपास की घटना है, जब जोशीमठ में भूदशा होने लग गया था। उनके घरों में काफ़ी ज़्यादा दरारें पड़ गई थी। ये घटना कब की है? 2023 के आसपास की है। ठीक है, अब उत्तराखंड के यहाँ पे कुछ घटनाओं के बारे में भी जानेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे। तो उत्तराखंड के नृत्य और संगीत के बारे में जान लेते हैं। तो लंगवीर जो नृत्य है पुरुषों का कलाबाजी एक नृत्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लंगवीर जो नृत्य है पुरुषों का कलाबाजी नृत्य होता है। बाजूबंद जो है चरवाहों का एक रोमांटिक गीत है। तो बाजूबंद, अगर यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि चरवाहों का रोमांटिक गीत कौन सा है, तो बाजूबंद चरवाहों का रोमांटिक गीत है। पुरुषों का कलाबाजी नृत्य कौन सा है? तो पुरुषों का जो कलाबाजी नृत्य है वो लंगवीर है। और पंसारा किया, तो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? पंसारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है कि किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पंसारा किया जाता है। और खुद यहाँ पर क्या है? महिला के दुख और दर्द का वर्णन करने वाला गीत है खुद। और यहाँ पे चैत्र महीने में औजी जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत जो है कुलाचार गीत में आता है। ठीक है, कुलाचार गीत। और चैत्र महीने में जब औजी जो होते हैं वो जब ये गीत गाते हैं तो वो कौन सा गीत होता है? कुलाचार गीत होता है। उसके बाद लोकगीत और उनके उपलक्ष्य के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पे झुमेला जो गीत होता है वेदना और प्रेमा व्यक्ति को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। वेदना और प्रेमा व्यक्ति को प्रदर्शित करने वाला जो गीत है वो झुमेला होता है। और धर्म, प्रेम और श्रृंगार को जो गीत प्रदर्शित करता है वो जोड़ा गीत होता है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। धर्म, प्रेम और श्रृंगार को जो प्रदर्शित करता है वो आपका जोड़ा गीत होता है। और वेदना और प्रेमा व्यक्ति को जो प्रदर्शित करता है वो झुमेला गीत होता है। और नारी और समाज पर जो केंद्रित गीत होता है वो चांचरी गीत होता है। ठीक है, चांचरी गीत कौन सा होता है? जो नारी और समाज पर केंद्रित होता है। और बाकी जो वीर गति जब प्राप्त हो जाता है कोई तो फिर वो जो गीत गाए जाते हैं तो पवाड़ा गीत वहाँ पर गाए जाते हैं। बाकी प्रमुख ग्लेशियर आपको बता देता हूँ। तो टिहरी में कौन सा ग्लेशियर है? खतलिंग ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ पर है? बागेश्वर में नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन दिया गया था तो बागेश्वर में तो ये नहीं था, ये बिल्कुल वहाँ पर गलत हो जाना था। सतोपंथ ग्लेशियर आपके चमोली में आ जाएगा। और चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है आपका, ये चोराबाड़ी आपका ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में, ये बिल्कुल सही है। मिलम ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड के कर और भूमि, तो जो पुगाड़ी है गोरखा काल में भूमि कर ये लगता था, सैनिक के वेतन के लिए ये प्रयुक्त होता था। तो गोरखा काल में जो भूमि कर लगता था और सैनिकों के वेतन के लिए जो प्रयुक्त होता था वो कौन सा कर था? पुगाड़ी कर था। और गोरखा युग में जो दुधारू पशुओं के स्वामियों से लिया जाने वाला कर था वो घी कर था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुगाड़ी कर कौन सा था? जब गोरखा काल में भूमि कर जो लगता था वो पुगाड़ी था, फिर सैनिकों का वेतन उसी से जाता था। और गोरखा युग में जो दुधारू पशुओं के स्वामित्व से लिया जाने वाला कर था वो घी कर था। ठीक है, उत्तराखंड के किले और ऐतिहासिक स्थल के बारे में आपको बताऊं तो परियों का जो देश है जो टिहरी में वो खेड़ पर्वत है, खेड़ पर्वत है। और जो त्रिशूल है वो बागेश्वर है, बागेश्वर में। और थलई जो सागर है ये उत्तरकाशी में। और एबट जो माउंटेन है ये आपके चंपावत में आता है। ठीक है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये एबट माउंटेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एबट माउंटेन आपके चंपावत में आ जाता है, लोहागढ़ चंपावत में। बाकी त्रिशूल आपका बागेश्वर में आता है। और खेड़ पर्वत आपका टिहरी में आता है। परियों का देश भी जिसको कहते हैं। थलई सागर आपका उत्तरकाशी में आता है। बाकी मायावती आश्रम भी आपका चंपावत में आता है। विवेकानंद आश्रम भी आपका चंपावत में आता है। श्यामला ताल भी आपका चंपावत में आता है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। उत्तराखंड के बांध के बारे में तो किसऊ बांध जो है आपका देहरादून में आता है। धौलीगंगा बांध आपका पिथौरागढ़ में आता है। पंचेश्वर बांध आपका कहाँ पर आता है? चंपावत में आता है पंचेश्वर बांध। और मनेरी बांध जो आपका आता है उत्तरकाशी में आता है। ठीक है, ये भी आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। किसऊ बांध आपका देहरादून में आता है। धौलीगंगा बांध आपका पिथौरागढ़ में आता है। पंचेश्वर बांध आपका कहाँ पर आता है? ये आपका चंपावत में आता है। और मनेरी बांध आपका उत्तरकाशी में आता है। ठीक है, उत्तराखंड की जो बोली है तो यहाँ पे सुरियाली, अस्कोटी, सिराली ये कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित बोली है। सुरियाली, अस्कोटी और सिराली ये कुमाऊं क्षेत्र की बोली है, लेकिन सैलानी जो है गढ़वाली क्षेत्र से संबंधित बोली है। रेशम की खेती तो रेशम की खेती यहाँ पे पहाड़
पहाड़ी क्षेत्रों में रेशम की जो खेती यहाँ पे सर्वप्रथम शुरू की गई थी, तो इंद्रचंद के द्वारा ये शुरू की गई थी। पहाड़ी क्षेत्रों में रेशम की खेती सबसे पहले किसके द्वारा कराई गई थी, तो इंद्रचंद्र के द्वारा यहाँ पर ये पहाड़ी क्षेत्रों में रेशम की खेती शुरू कराई गई थी। पर्वत शिखर और उसकी ऊंचाई के बारे में भी यहाँ पे प्रश्न थे। तो नंदा देवी की जो पर्वत ऊंचाई है 7,817 मीटर है। उसके बाद बंदरपूंछ की जो ऊंचाई है 6,320 मीटर है। बंदरपूंछ की जो यहाँ पे ऊंचाई है 6,320 है। केदारनाथ की ऊंचाई 6,980 मीटर है। और दोनागिरी की जो यहाँ पर आपकी ये ऊंचाई होती है, तो दोनागिरी की ऊंचाई 7,066 मीटर है। तो इसमें क्रम बताना था आपको, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना था। तो आरोही क्रम में यहाँ पे सबसे पहले आ जाना था आपका आना था बंदरपूंछ, जिसकी ऊंचाई 6,320 है। बंदरपूंछ के बाद आपका आ जाना था केदारनाथ, जिसकी ऊंचाई 6,980 है। उसके बाद आपकी दोनागिरी आ जाना था, दोनागिरी 7,066, और सबसे ऊपर आपका आ जाना था नंदा देवी 7,817 मीटर। तो इनकी आपको यहाँ पर एक्यूरेट ऊंचाई पता होनी चाहिए। नंदा देवी जैसे 7,817 मीटर है, और बंदरपूंछ की जो ऊंचाई है 6,320 मीटर है। और देखो 6,320 किसकी है, बंदरपूंछ की है। और आपका यहाँ पर और पूछा गया था केदारनाथ का, तो केदारनाथ का भी आपको ऊंचाई पता होना चाहिए, 6,980 मीटर है। और दोनागिरी की भी ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए, 6,000 नहीं 7,066 यहाँ पे मीटर है। तो ठीक है, बंदरपूंछ 6,320 सबसे नीचे जाना था। उसके बाद फिर ऊपर चढ़ना था केदारनाथ 6,980 मीटर, और फिर आपका ऊपर चढ़ना था दोनागिरी 7,066 मीटर। और फिर सबसे ऊपर आपका आ जाना था क्या, नंदा देवी पश्चिमी की बात हो रही है 7,817 मीटर। तो ठीक है, पर्वत शिखर और ऊंचाई के बारे में भी आप लोगों को विस्तार से पढ़ना है। बाकी मैती आंदोलन का यहाँ पे पूछा गया था कहाँ से शुरू हुआ था, तो मैती आंदोलन ये यहाँ पर कल्याण सिंह जी के द्वारा शुरू हुआ था, चमोली जिले से ये शुरू हुआ था। और चंदवंश के बारे में पूछा गया था, तो कुमाऊं में सोमचंद द्वारा स्थापित किया गया था चंदवंश। और गोरखा काल में गोरखाओं के अधीन जो ब्राह्मण दास थे उनको क्या कहते थे, कठुआ कहते थे। गोरखाओं के अधीन जो ब्राह्मण दास थे उनको क्या कहते थे, कठुआ कहते थे। और पगड़ी चंद काल में वरिष्ठ लोगों को दी गई प्रतिष्ठा थी। तो यहाँ पे चंद काल में वरिष्ठ लोगों को दी गई प्रतिष्ठा कौन सी थी, पगड़ी। ठीक है, और यहाँ पे नगदौड़ था, एक जंगली जड़ी थी। तो नगदौड़ के भी बारे में यहाँ पे एक प्रश्न बना था कि इनमें जंगली जड़ी की पहचान कीजिए। तो एक जंगली जड़ी है नगदौड़, एक यहाँ पर जंगली जड़ी है। बाकी बुग्याल कौन से होते हैं, टिम्बर लाइन और स्नो लाइन के मध्य उगते हैं। तो बुग्याल के बारे में यह प्रश्न बना था कि टिम्बर लाइन और स्नो लाइन के मध्य में क्या उगते हैं, तो टिम्बर लाइन और स्नो लाइन के मध्य मध्य में उगते हैं बुग्याल। बाकी मुगल शहजादे सुलेमान सिकों से प्रश्न बना था कि गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार भेजने शरण ली थी, और पृथ्वीपति शाह ने उन्हें औरंगजेब को नहीं सौंपा। तो यहाँ पर औरंगजेब को नहीं सौंपा था, ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों जवाब बिल्कुल इसके सही हो जाने थे। बाकी नंदा देवी राजे हैदराबाद से भी यहाँ पे प्रश्न बना था, तो वैदिक कुंड से ये संबंधित रखता है। तो यहाँ पे कुंड की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो नंदा देवी राजाद्र वैदिक कुंड से संबंधित रखता है। विद्युत संयंत्र के बारे में प्रश्न बना था कि रामगंगा विद्युत संयंत्र पौड़ी जिले में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। इसकी जो यहाँ पे विद्युत क्षमता है 98 मेगावाट है, या फिर 198 मेगावाट है, ये आप लोग चेकआउट कर लीजिए। बाकी रामगंगा जो विद्युत संयंत्र है ये पौड़ी जिले में, और इसकी विद्युत क्षमता है 98 मेगावाट या फिर 198 मेगावाट, इतनी समथिंग है। मैं भी यहाँ पर बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक बार रिचेक कर लीजिए। बाकी यहाँ पे कंप्यूटर शब्दावली यहाँ पे बने थे, तो रोम की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो रीड ऑनली मेमोरीज की फुल फॉर्म होती है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और ड्राइंग बोर्ड टूल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये प्रश्न आपके कंप्यूटर से बने थे। तो यहाँ पे मालवेयर से भी एक प्रश्न बना था कि मालवेयर क्या है, तो ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है। ये आपको यहाँ पे सही जवाब देना था। भारतीय दर्शन से एक प्रश्न बना था, तो लोकायत दर्शन अस्तित्व परंपरा से संबंधित नहीं है। भारतीय दर्शन से जो प्रश्न बना था, तो लोकायत दर्शन अस्तित्व परंपरा से संबंधित नहीं है, तो ये वहाँ पर सही जवाब देना था। अर्थशास्त्र से प्रश्न बना था, तो कौटिल्य के द्वारा लिखित गया यहाँ पे था अर्थशास्त्र। और बाणभट्ट के द्वारा जो लिखित था वो हर्षचरित था। और अश्वघोष के द्वारा जो लिखित था वो बुद्धचरित था। और वारामिहिर के द्वारा जो लिखित था वो बृहस्पति था। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित, और अश्वघोष के द्वारा बुद्धचरित, और वारामिहिर के द्वारा वृहत संहिता लिखी गई थी। ठीक है, और यहाँ पे पतन नगर यानी कि जो पोर्ट एरिया है, तो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है। औद्योगिक नगर में भिलाई और राउरकेला है। और खनिज आधारित जो नगर है वो सिंहभूम है, क्योंझर है और रीवा है। ऐतिहासिक नगर में आगरा, जयपुर, जोधपुर है। तो ये वहाँ पर सही जवाब हो जाने थे। बाकी आभूषण के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, तो मूर्खली कहाँ पहनी जाती है, तो मूर्खली पहनी जाती है कान में। बुलाक कहाँ पर पहनी जाती है, तो बुलाक नाक पर पहनी जाती है। मूर्खली का विशेष ध्यान रखें, ये कान पर पहनी जाती है, बुलाक नाक पर। और हंसोला गला पर
पहना जाता है ये आभूषण। और चरिया जो है ये गला में पहना जाता है, लेकिन वहाँ पर कमर बताया गया था, लेकिन कमर वहाँ पर गलत जो जवाब हो जाना था। तो वहाँ पर जो सही जवाब बना था चरिया। तो चरिया आपका गला में पहने जाने वाला एक आभूषण है। हंसुला भी गला में पहने जाने वाला आभूषण है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, तो यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, बल्कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है। उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम था 1986, तो यहाँ पर ये सार्वजनिक क्षेत्र पर लागू नहीं होता, ये सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है, ठीक है। और मयूरभंज जो है कच्चा लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको विशेष में ध्यान में रखना है कि मयूरभंज जो है कच्चा लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाकी हिंदी व्याकरण से यहाँ पे सवाल बने थे। अंतस्थ व्यंजन की वहाँ पे पहचान करनी थी। य र ल व आपके अंतस्थ व्यंजन है, तो वहाँ पर दो थे र और व, तो ये अंतस्थ व्यंजन थे। और अनुप्रास अलंकार के वहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था, तो वर्णों की आवर्ती जहाँ पर होती है वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। वृद्धि संधि जैसे आपको ओ या आओ की ध्वनि दिखेगी, वहाँ पर आपका वृद्धि संधि हो जाता है। तो वृद्धि संधि से भी वहाँ पे प्रश्न बने थे, तो वृद्धि संधि को भी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। और अवयव किनको कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो आपके अवयव शब्द कहलाते हैं। बाकी गढ़वाली और कुमाऊनी शब्द यहाँ पे पूछे गए थे। खनियारा किसको कहते हैं? तो खंडर को कहते हैं। और मुहारी किसको कहते हैं? मुहारी कहानी संग्रह। और बाटोली हिचकी को कहते हैं। तो ठीक है, ये गढ़वाली और कुमाऊनी शब्द भी वहाँ पर पूछे गए थे। खनियारा यानी कि खंडर, और मुहारी कहानी संग्रह, और यहाँ पे बाटोली हिचकी को कहते हैं।